Good morning, students. Today, our topic is cell structure and its function. ठीक है? What is the cell? Cell is the structural and functional unit of human body. Okay? हमारे human body का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको सेल कहा जाता है. ठीक है? जो सेल है, जैसा हमारा जो ब्रेन है, यानी कि नर्वस सिस्टम. ओके, नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से? ब्रेन. ओके, तो ब्रेन का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको कहते हैं न्यूरॉन. ओके, और किडनी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन. ओके, तो अभी हम जानेंगे ये यहां से साइटोप्लाज्म से अभी हम जानेंगे इसमें. साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. दिस इज द साइटोप्लाज्म. ओके, ये जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है. साइटोप्लाज्म ये एक तरह का जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म. एंड द न्यूक्लियस, वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. यस, साइटोप्लाज्म के अंदर तरह तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है. उसके बाद उसमें होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. उसके बाद यस, तो ये जो है इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो पार्ट जो होता है सेल में वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया का वर्किंग क्या होता है? हमारे सेल के अंदर एनर्जी को जनरेट करना. ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द human cell. Yes, it is generally spherical and created in the center of the cell. Yes, ये जो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल होता है और वो ये जो सेल है ना इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस. It can stand and seen easily with the help of microscope. तो अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए भी आप ये जो सेल है उसको देख सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स है अगर आपको उसको देखना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? ये जो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में जो वॉल आपको दिख रहा है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करते हैं? ये जो साइटोप्लाज्म है ओके उसको इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसको सेपरेट करने का काम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है. This membrane is also porous and allows the movements of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. Yes, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होते हैं? पोरस होते हैं. पोरस मीन्स व्हाट? छिद्र. उसमें क्या होते हैं? छेद होते हैं, जिसके जरिए क्या होता है ये जो साइटोप्लाज्म में की जो इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं वो बाहर से साइटोप्लाज्म से वो इस सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं. ठीक है, इनसाइड और आउट. और जो न्यूक्लियस के अंदर बाय चांस अगर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे तो उसको बाहर निकालने के लिए भी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है. ठीक है, with a microscope of higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called a nucleolus. और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? जिनको न्यूक्लियोलस कहा जाता है. In addition, nucleus contain thread-like structure called chromosomes. Okay, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड यानी कि धागों जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स कहते हैं. ठीक है, इस क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है उसको डीएनए कहा जाता है. ठीक है, डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. और डीएनए का एक यूनिट होता है जिसको कहते हैं जीन्स. ठीक है, जीन्स इज द यूनिट ऑफ डीएनए. ये जो जीन्स होता है ना उसमें सभी इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपके जो जनरेशन से, यस, आपके जो पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है,
उनके जो कैरेक्टर्स है वो आप में किन के जरिए आते हैं, इस जीन्स के जरिए आते हैं जो होता है डीएनए के अंदर, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के अंदर। They carry genes and help in inheritance or transfer of character from the parents to the offspring. Yes, parents से offspring में जो character है वो transfer होते हैं। The chromosomes can be seen only when the cell divides nucleus. Chromosomes कब दिखते हैं, जब सेल न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। ओके, जब सेल न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं तब हमको क्रोमोसोम्स दिखने को मिलते हैं विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, क्रोमोसोम्स को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। जीन्स के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। जीन्स इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर करने का ये एक यूनिट है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक कैरेक्टर है उनको ट्रांसफर करने का काम जीन्स करता है। This means that your parents pass some of their characteristics on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. Yes, आपके अगर पेरेंट्स के ब्राउन आईज है तो आपके भी ब्राउन आईज हो सकते हैं। You may also have brown. Yes, if your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combinations of genes from parents result in different characteristics. Yes. Nucleus, in addition to its role in inheritance, act as a control center of the activities of the cell. Yes, सेल की जो एक्टिविटी है उसका कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को। The entire content of a living cell is known as protoplasm. Yes, लिविंग सेल का जो पूरा कंटेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। It includes the cytoplasm and the nucleus. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये सभी प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ओके, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यस, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनका सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी हमारे सेल जैसा डेवलप नहीं रहता। There is no nuclear membrane. जो ध्यान में रखने की बात यह है कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अगर कहा जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, पोरस होती है। यहाँ पे मैंने छेद निकाले जिसके जरिए क्या होता है, जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं सेल्स के वो बाहर निकल जाते हैं, और जो बाई चांस कुछ ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे जो बाहर से अंदर इस पोर्स के जरिए आते हैं। पोर्स मीन छेद। ओके, the organisms with these kind cells are called prokaryotes. Yes, the cell having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cell. Prokaryotic cell means ऐसा सेल जिसमें ये मटेरियल तो होते हैं, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मटेरियल तो होते ही है, लेकिन उसमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। The organisms with these kinds of cells called prokaryotes. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। Examples are bacteria and blue-green algae. These organisms are called as prokaryotes. The cells like onion cells and chick cells having all well-organized nucleus. Yes, onion का जो सेल होता है और जो हमारे चिक्कार का जो सेल्स होता है वो कौन सा सेल है, वो यूकैरियोटिक सेल्स है। विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन्ड एज यूकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसा सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल को क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। हमारा जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं ना वो हमारे चिक, हमारे गाल का एक छोटा सा कुछ ऐसे 2-3 सेल्स है हमारे गाल के। ठीक है, all organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. Yes, मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन algae है उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।